आज नेशनल इपिलेप्सी डे है। इस बीमारी को सामान्य बोलचाल की भाषा में मिर्गी कहा जाता है। मिर्गी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 नवंबर को नेशनल इपिलेप्सी डे मनाया जाता है। मिर्गी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें मरीज के दिमाग में असामान्य तरंगें पैदा होने लगती हैं। मस्तिष्क में गड़बड़ी होने के कारण व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे चेहरे, हाथ या पैर पर। इन दौरों में तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, गिर पड़ना, हाथ पांव में झटके आना शामिल है। मिर्गी का दौरा आने पर मरीज की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, शरीर अकड़ जाता है। कई बार अजीब से मानसिक असंतुलन की स्थिति में मरीज अपना होंठ या जीभ तक काट लेता है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश नवखरे से विशेष चर्चा में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश नवखरे, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। एपिलेप्सी डे मनाने का मेन कारण ये है कि जन जागृति जो अपने नॉर्मल पब्लिक होती है, नॉर्मल लोग होते हैं जिनके बीच में एपिलेप्सी होती क्या है, कैसे ट्रीट की जाती है और उसके कारण क्या है, ये सारे इसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उस बारे में उस बारे में उनको एजुकेट करने के बारे में, उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिले, इस बारे में सब चर्चा हो, इसलिए ये एपिलेप्सी डे अपन जनरली मनाते हैं। एपिलेप्सी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। झटके आना, मिर्गी आना, ये साधारण भाषा यूज की जाती है एपिलेप्सी के लिए, लेकिन एपिलेप्सी एक बड़ा टर्म है। एक सीजर्स करके एक टर्म होता है हमारी भाषा में, ठीक है। उसमें होता है कि जो कॉमनली झटके आना, जैसे जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टेरिंग लुक आना, एक जगह पे देखते रहना, ठीक है, हाथ पैरों में झटके आना, टंग बाइट होना, ये सारी चीजें मिर्गी में अपन कंसिडर करते हैं। एपिलेप्सी अपन उसको बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक बार मिर्गी आती है एक महीने के अंदर, तब अपन उसको मिर्गी एपिलेप्सी बोलते हैं। सीजर्स में डिफरेंट अपने सिम्टम्स होते हैं। उसमें एक स्टेरिंग लुक भी हो सकता है, जिसमें पेशेंट सिर्फ एक जगह देखते रहेगा, उसको हम लोग ऑब्सेंट सीजर्स बोलते हैं। और अगर जैसे हाथ पैर में झटके आना, वो एक साइड में भी आ सकते हैं, चारों हाथ पैरों में भी आ सकते हैं, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ चेहरे में भी आ सकते हैं। और अगर ये 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तो उसको हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी होने के पीछे 2 कारण मतलब डिवाइड किया जा सकता है कि अपन एक ऑर्गेनिक और एक फंक्शनल कारण ऐसे होते हैं जिसमें अपने को कोई भी रीजन नहीं मिलता है, और ऑर्गेनिक कारण होता है जिसमें ब्रेन में कोई ना कोई समस्या हो सकती है। ब्रेन में डिफरेंट समस्याओं में अपन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं, ब्रेन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। साथ में कभी कभी ब्रेन में कुछ अपने सोडियम पोटेशियम लेवल या फिर शुगर की कमी वगैरह की वजह से भी झटके आने के चांसेस रहते हैं। इन्फेक्शन में अगर अपन देखा जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज अपने ट्यूबरकुलोसिस या फिर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होते हैं, तो वो कॉमन कारण में आने जाते हैं। दूसरा कारण अपन देखा जाए इडियोपैथिक जिसे कहते हैं, जिसमें अपने को कारण ढूंढना मुश्किल होता है। उसके लिए डीप इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं और उसके बाद ही हम लोग उसमें कारण ढूंढ पाते हैं जनरली, लेकिन फिर भी अपन को उनको एक फंक्शनल एपिलेप्सी या फिर फंक्शनल कारण बोल सकते हैं, या फिर इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोल सकते हैं। एपिलेप्सी पेशेंट्स में अगर हम देखा जाए तो जनरल टर्म्स में सबको यही लगता है कि एपिलेप्सी मतलब हाथ पैर में झटके आने, आंखें ऊपर हो जाना, मुंह से फेस निकलना, तो ये जनरली कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन इसके अलावा भी काफी तरीके एपिलेप्सी होती है, उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। जैसे एक जगह देखते रहना, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना, हार्डली वो 1 या 2 मिनट तक स्टेरिंग लुक होता है, वो भी एक एपिलेप्सी का सिम्टम हो सकता है। और उससे लेके बेहोश होने तक ये सारे सिम्टम्स एपिलेप्सी में आते हैं। लेकिन अगर अपन कॉमन सिम्टम्स ले या फिर कॉमनली देखा जाए तो हाथों पैरों में झटके आना, आंखें रोल होके उल्टे हो जाना और टंग बाइट मतलब अपन अपनी जबान कट जाना, ठीक है, उसमें फेस आना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। कभी कभी स्पॉन्टेनियसली या फिर इनवॉलेंटरी कपड़ों में पेशाब होना या फिर लैट्रिन होना, ये सारी चीजें भी दिखाई देती है। डायग्नोस्टिक के लिए अपने पास इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले अपन देखते हैं, तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कहाँ से अराइज हो रही है, मतलब ब्रेन के किस जगह में प्रॉब्लम है,
ये पता करने के लिए हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। तो उसमें हम लोग लक्षण कैसे आ रहे हैं, उसके संबंधित और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई रोग तो नहीं है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके हिसाब से एक प्रोविजनल डायग्नोसिस हम बनाते हैं कि हाँ इस जगह से अराइज हो सकती है। उसके बाद हम उसको कंफर्मेशन करने के लिए एक एमआरआई स्कैन और एक ईईजी स्कैन करते हैं। ईईजी होता है इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी, जिसमें अपने को अपने ब्रेन के वेव्स डिफरेंट पार्ट से अपन कलेक्ट करते हैं और कौन से अबनॉर्मल वेव्स आ रहे हैं और किस जगह से आ रहे हैं ये अपने को पता चलता है। एमआरआई या फिर सीटी स्कैन या फिर कोई भी प्रकार की इमेजिंग अपन जो करते हैं तो उसमें अपने को दिखता है कि किस जगह पे एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम है, जैसे कुछ जगह पे इन्फेक्शन है, किस जगह पे ट्यूमर है, किस जगह पे अगर ग्रैनुलोमा है या कैल्सिफिकेशन है कुछ, या फिर स्ट्रोक आया है, ब्लीड हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप के अपने को जो ऑर्गेनिक कॉजेस है वो एमआरआई में क्लियरली पता चलते हैं। रहा इडियोपैथिक इसका सवाल, जिसमें अपने को कारण ढूंढना मुश्किल है, तो कभी कभी एमआरआई में हमको चेंजेस मिलते हैं जिसको अपन मीडियल या फिर मेजियल टेम्पोरल एपिलेप्सी बोलते हैं। तो मेजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस अपने को वहां पे मिलता है और उसमें ईईजी में चेंजेस मिलते हैं। डिफरेंट है एडल्ट्स में जो एपिलेप्सी होती है और बच्चों की जो एपिलेप्सी होती है, उसमें कारण डिफरेंट अपने को मिलते हैं और वो अपने को डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू प्रूव करने होते हैं। प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपिलेप्सी का प्रिवेंशन एज सच इज नॉट पॉसिबल, अगर लेकिन जो कारण है उसको अपन रोक सकते हैं तो अपन उसको वो एपिलेप्सी रोक सकते हैं। जैसे प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर इन्फेक्शन वगैरह ना हो इसलिए हाथ धोना। न्यूरोसिस्टिक काफी रैम्पेंट है हमारे स्टेट में या फिर हमारे आसपास के एरिया में, तो उसको अपन रोकने के लिए सिंपली एक अच्छे से खाना खाने के पहले हैंड वॉश करना, इतना भी करते हैं तो भी अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर जांचे, बीपी और शुगर व्यवस्था बराबर से उसका कंट्रोल रखना, ये सारी चीजें अपन प्रिवेंशन में डाल सकते हैं। एक और प्रिवेंशन में अपन एक कीटोजेनिक डाइट नाम से होता है। तो कीटोजेनिक डाइट के कुछ अपने फायदे होते हैं, जिसमें अपन प्रोटीन ज्यादा लेते हैं और कीटोजेनिक डाइट करते हैं, फैट कम होता है उसमें, तो उसमें भी एपिलेप्सी प्रिवेंट की जा सकती है। ट्रीटमेंट पार्ट की बात की जाए तो उसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी एपिलेप्टिक टैबलेट्स होती है, वो दोनों तरीके से काम कर सकती है, प्रिवेंट करने का भी और ट्रीटमेंट करने का भी। ट्रीटमेंट में अपने डोजेस अलग होते हैं और प्रिवेंशन के अपने डोजेस अलग होते हैं। रहा सर्जिकल पार्ट, अगर ऑर्गेनिक कोई कॉज होता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है, स्ट्रोक्स होते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के बाद जो मिर्गी होती है, इसको अपन ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। सर, जैसे कि देखा गया है मिर्गी को लेकर काफी मिथ्स लोगों में है। जब भी किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है, आस पड़ोस के लोग या वहां नजदीक में रहे हुए लोग वहां तक पहुंचते हैं और उसे कोई जूता सुंघाता है, कोई चप्पल सुंघाता है, कोई प्याज सुंघाता है। ये कहाँ तक ठीक है? ये सारे मिथ्स ही है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इनसे कोई भी फायदा होता है। और मैं तो कहूँगा कि उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि उतने देर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन में देरी होती है। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ या फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि ऐसा कुछ ना करें। अगर किसी को भी लगता है कि किसी भी मरीज को मिर्गी आ रही है तो तुरंत उसको नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिर्गी का तुरंत ट्रीट करना या फिर उसको रोकना, आगे बढ़ने से उसको और बढ़े ना, इसको रोकना बहुत जरूरी होता है। सो बेटर कि जितना जल्दी हॉस्पिटलाइजेशन होता है उतना बेटर पेशेंट का इम्प्रूवमेंट होगा। मेरा देशवासियों के लिए एक ही संदेश है कि एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसको आम जनता थोड़ा सा घबराती है, उसके साथ रिलेशन रखने से, उस मरीज के साथ या उस मरीज के साथ बात करने से घबराती है, या फिर शादियों में वगैरह में ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक आती है जब एपिलेप्सी ये शब्द आता है। या फिर मिर्गी की बीमारी है, लड़का या लड़की को मिर्गी बीमारी है, तो इसमें जो शब्द आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहती है, लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एपिलेप्सी का मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है, ठीक रहता है। प्रॉपर प्रिवेंशन, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो मरीज बिल्कुल सही रहता है। आपको एक बस काम करना होता है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे, उसका सहयोग करे, और कुछ भी होता है तो वो ट्रीटेबल है यही बता के उसको आप संभालें। अगर हम न्यूरोसिस हॉस्पिटल की बात करें तो किस प्रकार की सुविधाओं से लैस न्यूरोसिस हॉस्पिटल है?
ये 25 बेडेड हॉस्पिटल है। इसमें आईसीयू सेटअप है और फुल्ली इक्विपाइड ओटी सेटअप है। ओटी में हमारे पास न्यूरो सर्जरी संबंधित सारे इलाज होते हैं, ब्रेन और स्पाइन संबंधित सारे इलाज होते हैं, एक विद एडवांस माइक्रोस्कोप, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के साथ। बाकी हम लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भी यहाँ करते हैं, जिसमें बिना चीरे के, बिना बेहोशी के ऑपरेशन किया जाता है। ब्रेन रिलेटेड चीज़ें अगर हम लोग देखा जाए तो स्ट्रोक हो गया है, इमीडिएटली हम लोग स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो रहते हैं वो ट्रीट करते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए ट्रीट करते हैं, ब्रेन के कोई इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। स्पाइन रिलेटेड हम लोग देखा जाए तो नेक पेन जैसे होता है, स्पॉन्डिलाइसिस जैसे होते हैं, जिनको गर्दन के दर्द होते हैं या फिर कमर का दर्द होता है या फिर टीबी वगैरह होता है स्पाइन का, तो उसका इलाज शर्तिया हमारे यहाँ पे हो ही जाता है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एंडोस्कोपी के साथ और मिनिमल इन्वेजिव माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज के साथ, जिसमें अपने को पेशेंट सुबह ऑपरेट होकर शाम तक घर भी जा सकता है। आप डायरेक्टली नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये हॉस्पिटल रामदास पेट में HDFC बैंक के अपोजिट साइड में जैन मंदिर के पास में स्थित है। किसी भी समय डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को नेशनल एपिलेप्सी डे की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।